हेलो। आज ना मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात शेयर करने वाली हूँ जो मुझे भी कुछ दिन पहले ही रियलाइज़ हुई है। और ये रिलेटेड है इंसानी माइंडसेट पर। क्या है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत है, ढूंढने की आदत है। पीएचडी तो मैंने की नहीं है, ना ही अभी तक मेरे कोई पेपर पब्लिश हुए, ना ही कोई बुक पब्लिश हुई है। तो इसलिए मैं रिसर्चर जैसा बड़ा वर्ड तो अपने नाम के आगे फिलहाल नहीं लगा सकती, लगने वाला है ये बता देती हूँ। बट फिर भी अभी नहीं थोड़ा सा टाइम और है। रिसर्च पे तो आऊँगी, बिना रिसर्च के मेरी दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन फिलहाल जो मुझे रियलाइज़ हुआ वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं हूँ मेडिटेशन की दुनिया में, और मैं अपने आसपास जो देखती हूँ, अपने आसपास नहीं बल्कि आप लोग भी सोशल मीडिया पर तो देखते ही होंगे, हर एक इंसान एक ही चीज़ के पीछे, एक ही बात के पीछे पड़ा हुआ है, या सब अपने आप को दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और या फिर सबको एक जैसा इंसान ही बनना है। मुझे मुकेश अंबानी बनना है। तो इंसानी दिमाग है ना, जो कुछ ऐसे ही चलता रहता है। अगर अपने लिए सक्सेस ढूंढनी है तो उसके जैसे बनना है, और सक्सेस ऐसा वर्ड नहीं है, सिर्फ आसपास लोग हैं तो सबको मेरे जैसा होना चाहिए। ये ह्यूमन लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एनीवे, मैं इस सबको डिस्कस नहीं करने वाली। मुझे क्या रियलाइज़ हुआ मैं ये बता देती हूँ कि इस दुनिया में 8 बिलियन पीपल हैं, तो 8 बिलियन डिफरेंट माइंडसेट हैं। और वो जो 8 बिलियन डिफरेंट माइंडसेट है ना, हर एक दिमाग अपने आप में एक अलग दिमाग है। सो दो दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते। पर मेडिटेशन की दुनिया में जब लोग जाते हैं तो सबको वही फोकस, कंसंट्रेशन और पीस, यही सब चाहिए होता है। फिर सब एक ही दिशा में जा रहे होते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। मेडिटेशन के बिना सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। सबको एक जैसे एक्सपीरियंस मेडिटेशन में भी नहीं हो सकते। और मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ? मैं ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने 3 ऐसी बड़ी शख्सियत की बायोग्राफीज पढ़ी है, जिन्हें पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि इनसे ऊपर मेडिटेशन में जाना इट्स रियली नॉट सो इजी। पर तीनों माइंडसेट अपने आप में मेडिटेशन से कुछ अलग ही प्रोड्यूस किए। एक नाम आता है विवेकानंद जी का, दूसरा आता है परमहंस योगानंदा जी का, और तीसरा नाम आता है ओशो का। इनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि तीनों ही एक लेवल पर जाकर मेडिटेटर थे, पर तीनों के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं थे। जैसे विवेकानंद जी, वो एक पूरे फोकस कंसंट्रेटेड पर्सन थे। उनकी ऐसी कितनी स्टोरीज हैं कि जर्मन की एक स्टोरी है कि वो एक बुक को हाथ में लेके बैठे और एक थोड़ी देर तक बैठे रहे, और वो बुक जो है वो जर्मनी में लिखी थी, उन्होंने जर्मन लैंग्वेज पढ़ी नहीं थी। और फिर उसके बाद सामने वाले को दिया और उनसे पूछा कुछ भी पूछो, तो जब उन्होंने पूछना चालू किया तो वो बात उसी पेज पर लिखी थी। इसको कहते हैं फोकस कंसंट्रेशन। जो गजब का फोकस कंसंट्रेशन अभी तक जो मुझे सुनाई देता है वो विवेकानंद जी का ही सुनाई देता है। ओशो का भी कुछ ऐसा ही था। ओशो 7 ईयर्स तक स्कूल नहीं गए थे, फिर उसके बाद जब वो स्कूल गए तो वो स्कूल जाना नहीं चाहते थे, बट उसके बाद फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप की थी। क्या था ये? फोकस कंसंट्रेशन। टॉपर वही हो सकता है जिसके पास फोकस कंसंट्रेशन है, बाकी के जो है वो सब रट्टाफिकेशन है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बट रट्टाफिकेशन के थ्रू ही स्कूलिंग, कॉलेज, डिग्रियाँ ये सब चल रही है आजकल। सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस सबको भी लेकर के। एनीवे, मैं अपनी बात पर आती हूँ। तीसरी जो मैंने बायोग्राफी पढ़ी वो है परमहंस योगानंदा की। वो भी एक टॉप के मेडिटेटर, इवन दो तो मेडिटेशन में ही उन्होंने समाधि ली थी, क्योंकि उसमें एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप अपनी हार्ट बीट बहुत स्लो कर लेते हैं। लेकिन वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, उनको पढ़ने में उतनी तकलीफ होती थी। उन्होंने कितनी मुश्किल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की
और कितना दूसरों पे डिपेंड होकर के कंप्लीट की। उनकी बायोग्राफी पढ़ के देखो, पता चलेगा कि इतने बड़े मेडिटेटर को भी एजुकेशन में, स्टडी में स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये किसकी स्टोरी है? परमहंस योगानंदा की। और अपोजिट स्टोरी किसकी आती है? विवेकानंद जी की। और दोनों ही कौन है? मेडिटेटर। अब मुझे ये चीज़ क्यों रियलाइज़ हो रही है? क्योंकि मैं बता देती हूँ कि एक टाइम तक मेरी खुद की मेमोरी बहुत ही शार्प, एवरेज पीपल से कुछ अलग हटकर, मतलब जो लोग साल भर पढ़ रहे होते थे, मैं रात को पढ़ती थी और उनसे अच्छे नंबर बनाती थी। हाँ, मेरी स्टोरी कुछ ऐसी ही रही है। बहुत सालों पहले जो मैंने डायरिया लिखी है उसमें ये सारी स्टोरी है। मतलब मेरी भी फोटोजेनिक मेमोरी पावर रही है और अभी भी फोटोजेनिक मेमोरी में ही काम करती है। बट फिर उसके बाद लाइफ में बहुत सारे फेसेस आते हैं, तो आप रीडर तो मैं अच्छी रही हूँ बट उतना आप फोकस कंसंट्रेटेड कर रह नहीं पाते, या ये कह दो कि एक टाइम पर पढ़ती तो मैं रही लेकिन फिर भी हट गई मैं उन चीज़ों से। लेकिन फैसिनेटेड थी, बहुत बुरी तरह से फैसिनेटेड थी। मतलब एक होता है ना कि आप जिंदगी कुछ और जी रहे हो और आपके अंदर कुछ और चल रहा है, तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही था कि वो एक दिमाग में वो जो एक कीड़ा था ना कि हाँ मेरी मेमोरी इतनी अच्छी होती थी, मुझे सब याद हो जाता था। नंबर्स के मामले में तो मेरी इतनी हालत अलग टाइप की थी कि मुझे नंबर्स कभी भूलते ही नहीं थे। एग्जाम टाइम में अगर बुक से क्वेश्चन आ गया, कैन यू बिलीव दिस, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। स्टेप बाय स्टेप मैं उसको वैसे ही लिख देती थी, क्योंकि फोटोजेनिक मेमोरी पावर थी, वो ऐसे ही दिख जाता था। मुझे यहाँ तक भी दिखता था और मेरे सारे फ्रेंड्स इस चीज़ को लेकर के, मैंने इस चीज़ पर अपनी एक डायरी लिखी हुई भी है, तो वो भी कहते थे कि तुझे याद कैसे रहता है कि ये चीज़ इस पेज पर थी, और मुझे सब याद रहता था। 10 साल पहले कब कौन सी घटना घटी मुझे सब याद रहती थी, बट मेरी मेमोरी इफेक्टेड हो। पर मैं काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से मेडिटेशन में हूँ, और अभी जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने अपनी खुद की कई टेक्निक्स ईजाद की हैं मेडिटेशन में। क्यों? क्योंकि मुझे एक कीड़ा है कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प होती थी, फोटोजेनिक मेमोरी पावर थी। और कभी कभी मुझे ऐसे लगता था कि मैंने मेमोरी लॉस किया है। मेमोरी लॉस ऐसा नहीं था मेरा कि कोई भी मेरे साथ है, कोई नहीं कह सकता था कि इसको मेमोरी लॉस है, लेकिन फिर भी जो मेमोरी लेकर के मैं दुनिया में आई थी, मुझे तो लगता था कि मुझे बड़ा सीवियर मेमोरी लॉस है। एंड उस तरीके से चीज़ें रिकॉल नहीं होती थी, मुझे तो रिकॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पता है, सब कुछ पिक्चर के रूप में चल रहा होता था। और मेरे पास इसका एक बहुत ही प्रूफ है इस चीज़ का कि मैंने एक डायरी लिखी थी, और 10 मंथ्स पहले किस डेट पे कौन सी घटना घटी है वो उस डायरी के अंदर नोट है। कौन बता सकता है कि पिछले 10 महीने में कौन सी घटना किस डेट पे घटी? ये बहुत शार्प मेमोरी के लोग ही बता सकते हैं। तो ये प्रूफ मेरे पास अपनी मेमोरी का है। तो इस तरह की मेरी मेमोरी होती थी, बट बीच में वो नॉर्मल लोगों जैसी मेमोरी हो गई, पर मेरे अंदर कीड़ा पड़ा रहा। फिर मैंने बहुत सर्च मारनी चालू की, 2019 से मेरी ये सर्च चालू हुई, और लोगों ने जो टेक्निक्स बताई, लोगों ने जो उसके पीछे की साइंटिफिक रीजंस बताए, मैंने उन्हें फॉलो करना चालू किया। और अब धीरे धीरे करके, क्योंकि जब आप एक चीज़ में कदम आगे बढ़ाते हो ना, तो फिर आप भी कुछ ना कुछ नया ही ढूंढने लगते हो। तो मैंने भी कुछ टेक्निक्स ढूंढी और काम करना चालू किया। एंड मैं बता देती हूँ कि 17 जून ऑनवर्ड इसी साल 2024 मेरी खुद की मेमोरी जो है वो इनहेंस करनी स्टार्ट कर गई। और गीता, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, तो गीता में भी एक टेक्निक है मेमोरी फोकस कंसंट्रेशन की, मेमोरी की नहीं है, फोकस कंसंट्रेशन की है। उससे रिलेटेड मेमोरी कैसे वर्क करती है वो गीता के अंदर दिया हुआ है। तो अर्जुन को ये टेक्निक भगवान कृष्ण ने दी थी, और मैं अब जब उसको अप्लाई कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरा फोकस कंसंट्रेशन डिफरेंट लेवल पे जा रहा है, डिफरेंट लेवल पर। और क्या फील होता है ये मैं बता नहीं सकती, पर मैं ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने ब्रेन के अंदर बाय बर्थ कैसे फीचर्स लेकर आ रहे हो, या आगे चल के वो
अपने आप ही किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं, किस तरीके से आपके ब्रेन का वो स्ट्रक्चर बन रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ में एक टाइम पर जाकर आपकी मेमोरी जो है इनहेंस करती है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सबके साथ सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मेडिटेशन में मेंटल पीस मिल जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फोकस कंसंट्रेशन हो। पीस का मतलब है आप एक दूसरी दुनिया, एक दूसरे डिमेंशन में चले गए। फोकस कंसंट्रेशन का मतलब है कि जब आप मेडिटेशन से बाहर आए तो आप किसी एक ही चीज़ पर फोकस हो गए। तो आजकल मेरा वो इम्प्रूव हो रहा है और उसी से मुझे ये बात समझ में आई कि सबसे पहले आपका ब्रेन कैसा है, आप उसको ऑब्जर्व करो, उस पर काम करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी दुनिया जीना चालू करो, बजाय अपने आप को दूसरों में ढूंढने के, बजाय किसी दूसरे के जैसा बनने में। क्योंकि जिस तरह की मेमोरी मेरी है तो मैं भी सोच सकती हूँ काश मेरी विवेकानंद जी जैसी हो जाए। नहीं हो सकती। इतनी भी अच्छी नहीं थी मेरी मेमोरी जितनी विवेकानंद जी की थी। बट मेरी सराउंडिंग्स में जितने लोग थे उनमें से बेस्ट मेमोरी मेरी आती है। और जिनके मैं सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ, मैंने उनके आगे बहुत बहुत गाना खाया है इस बात का। मेरे को मेमोरी लॉस हो गया है, मेरी मेमोरी पहले जैसी नहीं रह गई है। और वो हमेशा मुझसे एक ही बात बोलती है, मैं तुम्हें ना ऐसे बैठ के सुनती हूँ कि तुम्हें इतना सब याद कैसे रहता है। कैन यू बिलीव दिस कि जिसके आगे मैं सबसे ज़्यादा रोती हूँ इस बात को लेकर के कि मुझे मेमोरी लॉस हुआ है, वही मुझे ये कहती हैं कि मैंने ऐसी मेमोरी आज तक किसी की नहीं देखी सिवाय तुम्हारी। तो कितनी ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ मैं अपनी मेमोरी को लेकर के। और फिर भी मैं ये नहीं सोच सकती हूँ कि मेरी विवेकानंद जी जैसी हो जाए। हो गई तो फिर बात ही अलग है। अगर मिल जाए ना, मैं तो दुनिया में सब कुछ छोड़ दूँगी। क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज जो है ना वो मेरी किताबें हैं कि बस अगर पूरी तरह मेरे दिमाग में आ जाए ना, बिल्कुल एज इट इज छप जाए, मुझे ना इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम मैं इनके साथ गुजारती हूँ। क्योंकि मेरे साथ एक और भी चीज़ है, अगर मुझे सब याद रह गया तो मुझे एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। काम हो गया। कि सबसे अच्छी चीज़ गॉड ने मुझे दी है। प्रॉब्लम सिर्फ तभी आती है जब मैं काम करने बैठूँ और मुझे रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, तब मेरे को दिक्कत आती है। लेकिन अगर सब कुछ मेरे दिमाग में है ना, वैसे भी आज भी मेरी कंडीशन यही है। मैं अभी ऑफिस में जब काम कर रही थी तो वहाँ पर भी यही है कि ये ना अपने सारे काम टाइम से पहले कंप्लीट कर देती है, डेट से पहले। मेरे को कभी चिल्लाना नहीं पड़ता, मुझे किसी और से कहना नहीं पड़ता कि तुम मेरा काम कर दो। मुझे कभी कुछ नहीं करना पड़ता। मुझे और मेरे काम को अकेले छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। बस तुम उसमें अपना दिमाग मत चलाओ। तो ये एक गॉड की नहवत बोलूँगी जिससे मैं हमेशा देखो खुशी आ जाती है ना मेरे चेहरे पर। तो ये तो मैं हमेशा बोलूँगी। लेकिन मेडिटेशन की दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया है और मैं यही बोलूँगी कि उसमें जाना सीखो और उससे पहले अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना सीखो और अपने दिल से पूछो कि आपको क्या चाहिए, पर वो पूछो जो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। उसे ना कहीं बाहर किसी और में ढूंढने की कोशिश मत करो। क्योंकि मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी अपने बारे में कि मुझे डांसर केवल 4 ही पसंद है। एक माइकल जैक्सन, दूसरे माधुरी दीक्षित, तीसरे हेलन जी, चौथे ऋतिक रोशन। क्यों? क्योंकि उन सबकी डांस के साथ साथ एक बॉडी लैंग्वेज है। तो मुझे हमेशा से वही पसंद रहा है क्योंकि मेरी भी अपने डांस के साथ हमेशा से एक बॉडी लैंग्वेज रही है। तो मैं उनकी जैसे शायद नहीं बन सकती, इतनी अच्छी डांसर माधुरी दीक्षित जितनी तो अच्छी नहीं बन सकती हूँ, माइकल जैक्सन जितनी भी नहीं बन सकती हूँ, ऋतिक रोशन जितनी भी अच्छी नहीं बन सकती हूँ, हेलन जी जैसी भी नहीं बन सकती हूँ। पर मैं अपने आप में एक अलग डांसर ज़रूर बन सकती हूँ, पीछे नहीं रहूँगी। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन पेंटिंग करनी नहीं आती मुझे बिल्कुल भी, मेरे दिमाग में नहीं आती बिल्कुल। तो उस तरीके से चीज़ों को अपने अंदर ढूंढो, मेडिटेशन में जाओ और केवल वही ढूंढने की कोशिश करो जो तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरों की जैसे मत बनो, दूसरों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश मत करो। ये सब सिर्फ टाइम खराब करने वाली प्रक्रियाएं हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।